सुनो पूरी बात। हमने दिया और डंके की चोट पे दिया, हमने पेन की स्याही नहीं बदली। ये जो आप देते रहो सफाई। नहीं, मैं सफाई नहीं दे रही। सफाई तो तब नहीं, आपने बोला कि सोशल इंजीनियर का मसला है, हाँ, दलित का, महिला का मसला। बिल्कुल बीजेपी की विरोधी हूँ, घोर विरोधी हूँ 10 साल से। बीजेपी की पूरे देश में मजबूती हुई है आपके वोट के कारण, तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? अगर बीजेपी हमारी दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस दोस्त होगी। मैं यही कह रही हूँ, हुड्डा की अकड़ तो खत्म हो। जब हुड्डा को परिस्थितियाँ पता हैं तो क्यों नहीं विपक्षी एकता की बात करते। सिर्फ जनता ही नहीं, मैं भी कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं। इसमें लोग ही नहीं, मीडिया भी कह रहा, लोग भी कह रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और इनेलो ये बीजेपी की बी टीम है। हम क्यों कांग्रेस पे दया करें? देखो, भरोसा तो 1 मिनट का नहीं है, लेकिन आप डर के तो राजनीति नहीं कर सकते। ये जो इलेक्शन है ये मुद्दों पे नहीं है। इलेक्शन नहीं होते, जातीय जनगणनाएं होती हैं, तो वो हो रहा है। अब भी मैं कह रही हूँ ना, वहाँ तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है कि इस बार हम अंग्रेजों को हरा देंगे, कुछ वैसा माहौल। लोक दल का एज ए विपक्ष है, उसका जो उम्मीदवार है वो पहले दिन कांग्रेस की महापंचायत करता है, कांग्रेस जिंदाबाद, फलाना मुख्यमंत्री जिंदाबाद, पूर्व मुख्यमंत्री जिंदाबाद, ऐसे नारे लगा रहा। टिकट नहीं मिली, अगले दिन ही इनेलो ने इसको टिकट दे दी। तो ये क्या है? भाजपा ने किसको टिकट दी? जो भाजपा को गाली दे रहा था। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस ने किसको टिकट दी? जो जनता तक को गाली आदमी दी। की पार्टी, हाँ, आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की पार्टी। रेडी चलाने वालों की पार्टी, ऑटो चलाने की वाले की पार्टी, चाय बेचने वालों की पार्टी, लेकिन टिकट देनी है या राज्यसभा में बेचना है जब करोड़पति। क्या वो शोर करेगा चाहे वो कांग्रेस का है या चाहे इनेलो का है या चाहे आम आदमी का है, कि वो भविष्य में बीजेपी को फिर वोट नहीं करेगा? देखो, श्योरिटी नहीं दी जा सकती। मोदी के साथ है ये छोटे मोटे वोट मोदी को दोगे लास्ट में जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आदमपुर का चुनाव धीरे धीरे जिस प्रकार से पीक पे जा रहा है, और वैसे वैसे आदमपुर के चुनाव के अलग अलग रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कोई आंदोलन चला हुआ है स्कूल बचाने के लिए, कहीं किसानों का आंदोलन चला हुआ है, आज एक महापंचायत भी है, तो दूसरी तरफ अलग अलग लोग वोट मांगते हुए अलग अलग अपने ढंग से वोट मांग रहे हैं। और आज हमारे साथ अन्नू सूरा है, जो किसान नेता भी है और इंडियन नेशनल लोकदल की भी वो नेता रही है। पहले भी वो एक लड़ते हुए जो आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष रही है और काम किया, उन्होंने काम करते हुए आगे बढ़ी है। तो इस पूरे चुनाव में वो कैसे देखती है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में है, तो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार के लिए वो वोट भी मांग रही। तो उनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे संदर्भ में इंडियन नेशनल लोकदल ने जो टिकट का बंटवारा किया है, या कुलदीप ने जिस प्रकार से बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की थी, उस टाइम हम दल बदल की बात कर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार उदय जी, नमस्कार मैम, चुनाव का कैसे देखते हो? अभी चुनाव चला हुआ, मतलब चुनाव से पहले प्रत्येक गांव में किसान लड़ रहा था मुआवजे के लिए, मजदूर अपनी समस्याओं पर लड़ रहा था, स्कूल की समस्या थी। लेकिन मैं जानना ही चाहता हूँ, कोई भी पार्टी है, आप किसी पार्टी से जुड़े हो, मायने वो नहीं, क्या इस पार्टी में अभी इस चुनाव में उन मुद्दों पे बात हो रही है या नहीं हो रही है विपक्ष की तरफ से, कि मुआवजा मिले या स्कूल खुलने चाहिए या मिड डे मील की बात है, आशा वर्कर, उन मुद्दों पे बात है या नहीं? बात है, बिल्कुल उन मुद्दों पे बात हो रही है, लेकिन वो बस बात ही हो रही है, वो बस बात ही हो रही है। पार्टियां भी समझ रही हैं और नेता भी समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये मुद्दों पे नहीं हो रहा। जैसा मैंने लगभग 1.5 महीना पहले आपसे बात की थी, तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते, जातीय जनगणनाएं होती हैं, तो वो हो रहा है। अब भी जातीय जनगणना ही हो रही, हमेशा यही होता है और वही, और हर जगह होता है। और उसके अलावा आदमपुर तो जैसे एक आज़ादी की लड़ाई जो कि पूरे मतलब अभी तक लड़ रहा है, एक तरीके से आप कह लीजिए कि जैसे एक ये हल्का अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़, मतलब जनता में और राजनीतिक पार्टियों में ये है कि ये एक परिवार के बंधुआ है। हाँ, परिवार के बंधुआ, क्या इस बार कोई मुक्त होने का चांस है? देखो, हाँ बिल्कुल चांस है। और बंधुआ इन द सेंस, देखो ऐसा नहीं कि उन पे कोई, लंबे टाइम से एक ही परिवार है, और परिवारवाद का खिलाफत करने वाली बीजेपी, बड़े बड़े दावे करने वाली, उसने भी ना उसी परिवारवाद पे बातचीत की है, उसी को टिकट दे दी है। देखो, हाँ देखो, भाजपा जो परिवारवाद की बात करती है, मैं इससे कभी भी सहमत नहीं रही हूँ, या कहीं भी परिवारवाद की बात होती है। अगर मानो मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास एक दुकान है, तो
जब मैं नहीं संभाल पाऊंगी तो मैं ये कहूँगी कि अब मेरी बेटी इसको संभालेगी। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं या जो आपका राजनीतिक एक सेटअप होता है, उसको स्थापित करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है पूरे संगठन की, और बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है, तब एक संगठन बनता है, एक पार्टी बनती है, या एक पोजीशन में एक राजनीतिक सिस्टम पहुंचता है। तो ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे कि इसको संभालने वाला कोई ऐसा हो जिस पे हमें विश्वास हो। तो ये जो परिवारवाद की बकवास है, ये तो इसको तो मैं नहीं मानती, पर अगर कोई व्यक्ति लायक नहीं है तो उसे धक्के से नहीं एक्सेप्ट करवाया जा सकता। अगर एक नेता है, वो अपने बेटे को प्रमोट करता है, अगर वो प्रमोट करना उसने अपने पिता का फर्ज निभाया, अब जनता को ये देखना है कि वो लायक है या नहीं है। लायक होगा तो वो आगे चल पड़ेगा, नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो बीजेपी हमेशा ढिंढोरा पीटती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसमें मेरे को कभी भी दम नहीं लगा था। तो मेरे लिए इशू ये नहीं है कि भाजपा में परिवारवाद आ गया। भाजपा के अंदर जो और वाद हैं उनसे परिवारवाद कहीं ठीक है। कम से कम भाजपा के अंदर जो ये जहरवाद है उससे परिवार लोगों को लड़ाने की एक वो है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? क्योंकि 5 साल जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेके, तो लोग कहते हैं कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, फिर शक्ल नहीं दिखाते। अब भी लोग यही कह रहे, उसके बाद भी उन नेताओं से अपने मुद्दों पे लोग सवाल क्यों नहीं कर पा रहे, जो किसी भी पार्टी का कॉन्फिडेंस की कमी। उन्हें लगता है कि सवाल करने से क्या हो जाएगा। और देखो जो होता है, एक माइंड हाईजैक किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, किसी एक विधायक है या सांसद है, उसके कंपटीशन में किसी और पार्टी का कोई नेता उभरना चाहता है, कोई पहले नेता रहा हुआ है, उसके लिए इजी होता है क्योंकि उसके पास वो जब सरकार में होता है तो वो बहुत कुछ कर चुका होता है, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, संसाधनों की कमी नहीं होती। लेकिन जो आम लोग होते हैं, जैसे कुर्डाराम जी हैं, वो कोई वित्त मंत्री नहीं रहे हुए। अब क्या है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, एक हल्के में 50 गाँव हैं। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जो कॉम्पिटिटर नेता हैं वो गांव में ब्लड कैंप लगता है तो वहाँ भी आए, वहाँ भी 11,000 दे जाए, कोई खेल हो रहे हैं वहाँ भी 5100 दे जाएं, कभी कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो इस हिसाब से तो इलेक्शन लड़ने से पहले करोड़ों का बजट चाहिए। हाँ, ये तो माहौल बना हुआ कि आप पैसे दे, कबड्डी की प्रतियोगिता है, फलाना आएगा पैसे दे जाएगा, फलाना जो पैसे दे के जाएगा फिर वो पूरे कहाँ से करेगा, कहाँ से? और एक आम व्यक्ति करोड़ों का बजट कहाँ से लाएगा? और अगर मान लो कोई लगा भी रहा है, ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर आप खुद ही भ्रष्टाचार सिखा रहे हो। आपको सोचना ये होगा कि आपको रोड पे लड़ने वाले लोग चाहिए हैं या नहीं चाहिए। आपको रोड पे लड़ने वाले लोग चाहिए, इसका मतलब न तो जनता को चाहिए हैं लोग पे लड़ने वाले लोग, न पार्टियों को चाहिए। पार्टियों की बात करें, आप इंडियन नेशनल लोकदल में काम करते रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में क्या जो अभी देखते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का एज ए विपक्ष है, उसका जो उम्मीदवार है वो पहले दिन कांग्रेस की महापंचायत करता है, कांग्रेस जिंदाबाद, फलाना मुख्यमंत्री जिंदाबाद, पूर्व मुख्यमंत्री जिंदाबाद, ऐसे नारे लगा रहा। टिकट नहीं मिली, अगले दिन ही इनेलो ने उसको टिकट दे दी। तो ये क्या है? बिल्कुल, देखो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल आपके नज़रिए से जायज़ है, लेकिन जब पॉलिटिकल ट्रेंड ही ये बना हो, आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने किसको टिकट दी? जो भाजपा को गाली दे रहा था। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कांग्रेस की। कांग्रेस ने किसको टिकट दी? जो जनता तक को गाली दे रहा है। अपनी पार्टी को या विपक्ष को गाली तो देना बहुत मामूली बात है, जनता को गाली दे रहा है जिससे वोट मांगने आया है। आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि भाई हमसे ज़्यादा तो शुद्ध कोई नहीं है, उसने किसको टिकट? आम आदमी की पार्टी। हाँ, आम आदमी की पार्टी, रेडी चलाने वालों की पार्टी, ऑटो चलाने की वाले की पार्टी, चाय बेचने वालों की पार्टी, लेकिन टिकट देनी है या राज्यसभा में बेचना है जब करोड़पति। आम आदमी पार्टी का तो मैं आपको सीधा बताऊं, कॉन्सेप्ट ये है कि आप राज्यसभा में तो भेजोगे पूंजीपति, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोग नहीं नाम ले दोगे तो भी कोई बात नहीं, करोड़पतियों को उन्होंने भेजा है। और कास्ट का फैक्टर भी फिर वो वहाँ देखते हैं, लेकिन लड़ने के लिए उनको मैं बताती हूँ इनकी जो नीति है। राज्यसभा में तो भेजोगे आप पूंजीपति, कौन भेजे हैं वो जनता देख ले, लिस्ट निकाल के देख ले कि कौन थे वो लोग जिनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट चाहिए, वो चाहिए किसान कम्युनिटी से, तो उनके खुद बिकवा दो,
जीते हारे बाढ़ में जाएं, खूड बेच के टिकट ले लेंगे राजी हो के, और अब ज़मीनें बेच देंगे, 2-2 4-4 किले हर इलेक्शन में भीड़ कर देंगे, क्योंकि बहुसंख्यक है किसान कम्युनिटी, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे हीरवाड़ में हो, मतलब उन ज़मीन उनकी बिकवा दो। और जब वोट की बारी आती है तब भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की आप तस्वीर दिखा के लोगों को इमोशनल करके वोट ले लोगे। तो भैया अगर भगत सिंह और अंबेडकर को मानने वालों को आप राज्यसभा में क्यों नहीं भेजते? लेकिन ये आरोप तो आप पे भी लग रहा है ना, आपकी पार्टी पे भी। उसने भी कुरडाराम को टिकट दे दी क्योंकि कुरडाराम पैसे वाला। नहीं तो आदमपुर के अंदर एक किसान आंदोलन के चेहरे थे जिसमें आप मुख्य चेहरा, क्योंकि आपका इलाका पड़ता है आदमपुर का, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिली? नाम तो आपका भी चल रहा था। फिर इनेलो में, आम आदमी में, कांग्रेस में, बीजेपी में क्या फ़र्क रह गया जब आम कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं दे रहे? देखो मैं बताती हूँ। आप जैसे जो मेरी पॉलिटिकल शुरुआत थी वो एक मतलब थी कि हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं, और अगर आप वाकई राजनीति बदलने आए हो तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप अपने लिए लड़ रहे हो या आप विचारधारा के लिए लड़ रहे हो? अगर आप विचारधारा के लिए लड़ रहे हो तो आपको चीज़ें समझनी होंगी। अब कुरडाराम जी का जैसे आपने जिक्र किया, हालांकि देखो आजकल कुछ गांव ऐसे हैं जैसे गंगुआ है, कैमरी है, जो शहर के नज़दीक लगते गांव हैं, या बाड़समंद रोड पे बात करें तो बाड़समंद तक जो रोड पे किसी की ज़मीन लगती है तो ज़मीनों के रेट, फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, स्कूल खुल गए, बहुत हाई ऊपर चले गए हैं। अगर किसी के रोड के नज़दीक 5-7 एकड़ ज़मीन है तो वो करोड़पति हो गया, लेकिन उनके परिवार में किसी को बिजनेस नहीं आता, वो करते खेती ही हैं, खेती में इनकम नहीं है, वो करोड़पति कहला रहे हैं, लेकिन जीवन स्तर बहुत आम है। ज़मीन बेचने के बाद वो करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़मीन बेच देंगे तो फिर उनको कोई और काम आता नहीं है, क्योंकि पारंपरिक रूप से वो खेती कर रहे हैं। तो किसी कैंडिडेट जो किसान है उसकी ज़मीन को संपत्ति मान के उसका आकलन कर लिया गया है, तो वो तब करो आप जब उसने बेच दी हो। अगर वो खेती ही कर रहा है तो वो बहुत एक निम्न जीवन ही जी रहा है। कुरडाराम जी की आप बात करते हैं तो उन्होंने संघर्ष किया किसानों के लिए, और वो गांव में रह रहे हैं लगातार, वो शहर में भी नहीं रह रहे, और उन्हें पता है कि गांव के लोगों की समस्याएं क्या है। जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था उस दिन उनकी वाइफ बाड़ी चुगने खेत में गई हुई थी। अगर आपको वाकई आम लोग राजनीति में लाने हैं तो फिर आपको एक्सेप्टेंस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आम लोग में कि पहले दिन कांग्रेस में था, अगले दिन इनेलो में है और टिकट मिल गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर वो जो 5 साल जो मेहनत करते हैं, 5 साल जो पार्टी के लिए लोगों की सुनते हैं, पार्टी की जवाबदेही देते हैं, वो कहाँ जाए? वो यहीं रहेंगे। और मेरे को भी 10 साल हो गए काम करते हुए, मैं यही हूँ, और मैं बिल्कुल लोगों को जवाब दूंगी कि अच्छा कैंडिडेट है, संघर्ष वाला कैंडिडेट है। रही बात ये कि पार्टी बदलने वाली, तो परंपरा किसने शुरू करी? हमारा कैंडिडेट तो सबसे लास्ट में उतारा गया। एक और सवाल, राजनीति के अंदर राजनीति तो होगी उदय जी। एक सवाल और है लोगों में कि 4 कैंडिडेट मुख्य यहाँ पे है, बीजेपी का, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का और ये जो है आम आदमी पार्टी का। चारों की बैकग्राउंड कांग्रेस से निकल के आए हैं, तो बोल रहे हैं कि वोट किसी को दोगे, पड़ेगा कांग्रेस को ही, जो भी जीतेगा कांग्रेस ही जीतेगा। भविष्य में जीतने के बाद फिर पार्टी जो बदल ली, उसका क्या भरोसा? देखो, भरोसा तो 1 मिनट का नहीं है, लेकिन आप डर के तो राजनीति नहीं कर सकते ना। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति के अंदर राजनीति तो होगी, लेकिन कौन कितनी कर रहा है, किस स्तर की कर रहा है, और वो लड़ने के लिए राजनीति कर रहा है या वो सिर्फ राजनीति ही कर रहा है, ये बड़ा मायने रखता है। कि एक तो जैसे कुरडाराम जी हमारी पार्टी में आए, वो संघर्ष के व्यक्ति हैं, संघर्ष का सम्मान होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी में है, चाहे वो किसी भी पार्टी में, संघर्षी व्यक्ति को आप संघर्षी तो मानोगे। और अगर कोई बागड़ बिल्ला है, जैसे मतलब किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, वो अगर किसी भी पार्टी को, वो अगर मान लो जैसे आम पार्टी में हुआ, आपको पता है कि वो कैंडिडेट कहाँ कैसा क्या मतलब रहा है बैकग्राउंड। अब वो आम पार्टी में, मैं हमेशा कहती हूँ कि पार्टी का ठप्पा लगने से कोई आम नहीं हो जाता। अब आम पार्टी वाले, इनका वो प्रचार ही है कि हम तो गरीबों की पार्टी, हम तो बड़े, हमसे जैसा ईमानदार कोई नहीं, हमसे जैसा संघर्षशील कोई नहीं। लेकिन अगर वो पार्टी में वो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो उस पर ठप्पा लग गया और वो ईमानदार हो गया। लोग कह रहे हैं, लोग ही नहीं, मीडिया भी कह रहा, लोग भी कह रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और इनेलो ये बीजेपी की बी टीम है। इस पे आपका क्या मानना है? बीजेपी की बी टीम हो या नहीं हो? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए इन्होंने जातीय समीकरण के अनुसार टिकट दी।
मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि तो कांग्रेस की भी टीम हो जाए, कांग्रेस की भी टीम हो जाए। अगर कैंडिडेट ऐसा होता जिससे बीजेपी को नुकसान होता और कांग्रेस को फायदा होता तो फिर हमें कांग्रेस की भी टीम कहा जाता। नहीं, लेकिन विपक्ष का भूमिका क्या होगी जब हम रोजाना आवाज़ उठाते कि सत्ता के अंदर जो बीजेपी बैठी उसको रहो, वो जहरीली पार्टी है, वो सांप्रदायिक पार्टी है, वो फांसीवादी पार्टी है, उसको हराने के लिए कि विपक्ष को क्यों न एकजुट होना पड़े, मतलब ऐसी क्यों न एकजुटता हो कि विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट जीत जाए ताकि उनको वो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनेलो कांग्रेस को हराना चाहती है ताकि जनरल इलेक्शन में खुद विपक्ष के तौर पे प्रस्तुत हो पाए। सिर्फ जनता ही नहीं, मैं भी कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को भी हराना चाहते हैं। और जैसे विपक्षी एकता की बात करी गई, फतेहाबाद में रैली हुई जहाँ पे विपक्ष के काफ़ी नेता पहुँचे और स्टेज से ये कहा गया कि हम चाहेंगे कि कांग्रेस भी हमारे साथ शामिल हो। हुड्डा की अकड़ तो ख़त्म हो। जब हुड्डा को परिस्थितियाँ पता हैं तो क्यों नहीं विपक्षी एकता की बात करते, आते रैली में। वहाँ हमने तो सभी पार्टियों को इनवाइट किया था, लेकिन आप अपने आप को सर्वोपरि मानते हो कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे तो ना जाओ, हम क्यों कांग्रेस पे दया करें। कांग्रेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके 30 एमएलए थे अभी रिसेंटली, और 30 एमएलए अब आप आदमपुर जाके देखोगे तो हर गांव में इन्होंने एमएलए को ड्यूटी लगा रखी है कि रात को भी गांव में ही रहना है। ये 30 एमएलए आपने किसान आंदोलन में क्यों नहीं भेजे? हमारा एक एमएलए था जिसने इस्तीफा दिया, किसानों ने मांगा था इस्तीफा, ये आप भी जानते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफा बीजेपी से डील करके दिया था। वो डील ये थी कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी तो एक एमएलए कम हो जाता है विपक्ष का, इसलिए इस्तीफा दिया गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा लोग नहीं, ऐसा कांग्रेस ही कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस ही कह रहे हैं। तो आपके 30 एमएलए यहाँ आदमपुर बड़ा उनको पता चल गया, उनको टिकरी बॉर्डर का क्यों नहीं पता चला? टिकरी बॉर्डर का क्यों नहीं पता चला उनको इस्तीफे का क्यों नहीं पता चला? और ये क्या कहते हैं, मैं मतलब मैं चीज़ों को कवर अप नहीं करती। इनके पास, कांग्रेसियों के पास एक ही बात है कि आपने राज्यसभा में शर्मा जी को वोट क्यों दे दिया? शर्मा जी को वोट दिया हमारी लिहाज थी, और क्या नाम, हमारा कोई कैंडिडेट था नहीं, शर्मा जी निर्दलीय लड़ रहे थे, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता के फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपने वोट दिया बिल्कुल, क्योंकि हम सोशल इंजीनियरिंग भी जानते हैं। हम चाहते हैं कि एक महिला और दलित कम्युनिटी को भी हम जोड़ना चाहते हैं, और ये हम खुल के कहते हैं। हम सुनो पूरी बात, हमने दिया और डंके की चोट पे दिया, हमने पेन की स्याही नहीं बदली। ये जो जिसको तुम कह रहे हो, सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जो आपने आदमपुर में उतारे है, शाही कांड में स्याही बदलने वाला यही था, और यही हुड्डा था जिसने स्याही बदल के बीजेपी की मदद करी। हमने 420 नहीं करी। ऐलनाबाद के अंदर उड्डा के जाता है कि कांडा तेरा मेरा मित्र है, तब आपको विपक्षी उसने ये भी कहा कि अबे मेरा मित्र है ऐलनाबाद में, लोग कह रहे कि अबे को जिता दिया। अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनता आप लोगों पे विश्वास क्यों करे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। क्योंकि सुभाष चंद्रा को जब जिताना था, एक पूंजीपति था, तो कांग्रेस में शाही कांड हुआ और सुभाष चंद्रा को जिता दिया जो बीजेपी का कैंडिडेट था। इनेलो का ऐलनाबाद में किसानों ने फुल समर्थन किया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी समर्थन किया, और अभय सिंह चौटाला दोबारा जीतकर एमएलए बने। तो एमएलए बनते ही उसने राज्यसभा में और राष्ट्रपति उस वोट बीजेपी को ही दिया है। उससे होता क्या है कि आप अब सफाई देते रहो कि हमने ये दिया, लेकिन कैंडिडेट तो बीजेपी का ना, पार्टी तो बीजेपी मजबूत हुई है, बीजेपी की पूरे देश में मजबूती हुई है आपके वोट के कारण। तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? आप देते रहो सफाई। नहीं, मैं सफाई नहीं दे रही। सफाई तो तब नहीं, आपने बोला कि सोशल इंजीनियर का मसला है, दलित का, महिला का मसला। ये सफाई नहीं है। सफाई तब होती है जब बड़ा लपेट के घुमा के बात की जाती है। मैं बड़ा क्लियरली कहती हूँ कि ऐसी स्थिति होगी जब हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, कोई निर्दलीय कैंडिडेट अगर होगा, हमें वो कैंडिडेट ठीक लगेगा। कैंडिडेट अगर वो ठीक लगेगा तो बिल्कुल आगे भी हम बिल्कुल बता के वोट देंगे। कांग्रेसी उम्मीद कर रहे थे कि हम उनको वोट दे दें। क्यों? जिन काले कानूनों के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के राज में वो ड्राफ्ट हुए थे। कांग्रेस के बीजेपी ने तो पास किए थे। बीजेपी की सरकार ना आती तो कांग्रेस पास करती। अगर बीजेपी हमारी दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस दोस्त होगी। मैं यही कह रही हूँ कि ये जो मेंटल गेम चल रहा है,
हम तीसरा मोर्चा है, हम कांग्रेस के साथी भी नहीं हैं, हम तीसरा मोर्चा हैं। और बीजेपी अगर हमारी दुश्मन है तो कांग्रेस भी हमारी दुश्मन है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो तीसरा मोर्चा की तो कितनी हवा कितनी नहीं, वो तो भविष्य में देखेंगे। अभी आदमपुर पे हम एक बार फिर आ जाते हैं कि आदमपुर का चुनाव में आप लगातार जा रहे हो। इससे पहले जब किसान आंदोलन था तब भी आप गाँव-गाँव जाते थे, तो उस टाइम महिलाओं में, पुरुषों में जिससे आप बात करते थे, अब में कितना फर्क है बातचीत करने में? उस टाइम आपको किस नज़र से देखते थे और अब किस नज़र से देखते, वो एक बार मैं जानना चाहता हूँ। देखो, एक तो जो मैं आपको बताती हूँ कि जब ये आंदोलन चल रहा था, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे अभी बालसमंद में मुआवजे का आंदोलन चला था, इसमें मैंने कभी भी संगठन बनाने की कोशिश नहीं करी। और क्योंकि वो बहुत सीधा सा मकसद था कि मैं यहाँ पे अपना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए नहीं आ रही हूँ। मैंने कभी किसी से फ़ोन नंबर तक नहीं लिया, सब जानते हैं वहाँ पे। और आंदोलन के अंदर क्या होता था कि जो अलग अलग यूनियनें थी वो कहते थे आप हमारी यूनियन से जुड़ जाओ। और मैं कहती थी मैं पॉलिटिक्स में हूँ भाई, मैं यूनियन से नहीं जुड़ सकती। तो कहते थे कि जुड़े रहो वहाँ भी, लेकिन एक बार उसको शो मत करो। मैं क्या, नहीं, मेरे को चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जो हूँ मैं क्यों छुपाऊँ, ये छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई तो जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ इसीलिए मेरे को थोड़ा सा बैकफुट पे लाने की भरकस प्रयास किए जाते थे कि हमारी यूनियन से क्यों नहीं जुड़ती, या ये हमारे नेताओं के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचाती। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। हाँ, जनता में तो आप मैं वही बताती हूँ कि अब जब मैं जनता में जाती हूँ तो हमें वो लोग मिलते हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिल्कुल मिलते हैं, खूब मिलते हैं, महिलाएं खासकर मिलती हैं। लेकिन मैं किसान आंदोलन में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए नहीं गई थी। मैं किसानों पे ये दबाव नहीं डाल सकती कि मैं तुम्हारे आंदोलन में आई थी इसलिए तुमको मेरे साथ लगना होगा। मैं किसानों की राजनीतिक आज़ादी चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहती हूँ और सभी जनता को कि आप अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो, इसलिए आप कुर्डाराम जी को वोट दो। मैं उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करती कि मैंने हाय तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ में बैठी थी तो तुम्हें मेरे साथ दबना ही होगा। दबाने के लिए नहीं हूँ मैं किसानों को। किसान आज़ाद हैं, वो खुद छांटें कि सबसे अच्छा कौन है। इतना कहा जा सकता है कि आप अगर पूंजीपति को ही वोट देते रहोगे तो फिर आपको पूंजीपति ही चाहिए, किसान नहीं चाहिए। अनुसुरा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आदमपुर का चुनाव आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा तो फिर लोगों में भी उत्साह है, लेकिन 80% लोग अब भी गाँव के काम में बिजी हैं, नरमा की चुगाई करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को 6-7 बजे आते हैं। ऐसे ही मजदूर के हालात है। क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप इन मुद्दों को लेके जाओगे कि मिड डे मील की जो महिलाएं थी, आशा वर्कर है, नरेगा का मसला है, किसानों का है, बेरोजगारी का है, स्कूल बंद की जा रही, इन मुद्दों को लेके आपकी पार्टी इनेलो कोई मांग पत्र जारी करे, घोषणा पत्र जारी करे जो अब तक नहीं दिख रहा, इन मुद्दों पे बात करे, जनसभाओं में बात करे, क्या ऐसा कुछ होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं इतने छोटे टाइम में ये कर पाऊँगी। मैं ये 5 साल में भी कर पाऊँ, 10 साल में भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। देखो, आज जो मैं देखती हूँ, गांव में जाते हैं, अभी हम जा रही हूँ मैं 5-6 दिन से आदमपुर हलके में, तो मैं जो देख रही हूँ वो एक फिक्स, मतलब एक माइंड सेटअप अपना बना के बैठे हैं। मैं कह रही हूँ ना, वहाँ तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है कि इस बार हम अंग्रेज़ों को हरा देंगे, कुछ वैसा माहौल है। वहाँ पे मुद्दों वाला माहौल ही लगता है आपको कि कुलदीप बिश्नोई हार जाएगा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन जो जीतेगा क्या वो शोर करेगा, चाहे वो कांग्रेस का है या चाहे इनेलो का है या चाहे आम आदमी का है, कि वो भविष्य में बीजेपी को फिर वोट नहीं करेगा? देखो, श्योरिटी नहीं दी जा सकती। और देखो, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल बीजेपी की विरोधी हूँ, घोर विरोधी हूँ, 10 साल से हूँ। लेकिन आप देखते होंगे जितना प्रखर विरोध मैं बीजेपी का आज तक करती हूँ, मैं हमेशा ही वैसे भी रहने वाली हूँ। लेकिन मैं जनता का सम्मान करती हूँ। उन्हें जो वोट देते हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो कोई एलियन नहीं है, तो वो भी जनता ही है। वो भी जनता है। आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। उनका जो फैसला है, उनकी कोई मनोस्थिति बनाई गई है, उसको बदलने की कोशिश की जा सकती है। उन्हें दुत्कार के या उनको बुरा बोल के तो आप स्थितियां नहीं बदल सकते। अगर जनता की मानसिकता ऐसी बनाई गई है तो
विपक्ष की उसको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, बदलने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नागरिक है वो जाने अनजाने में खड़े वैसी पार्टी के साथ है जो मजदूर किसान की विरोधी है, दलित की विरोधी है, आदिवासियों की विरोधी है, जो पूरे देश में को बेचना चाहती है, सांप्रदायिक पार्टी है, फांसीवादी पार्टी है, वो जाने अनजाने खड़े हैं उस पाले में, तो वो उसको दूसरे पाले में लाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे ना। हाँ, प्रयास करो, लेकिन जनता को दुश्मन मत मानो। जनता को दुश्मन मत मानो, जनता को या उनके वोटर को आप दुत्कार नहीं सकते, जैसे जेपी ने किया। जब आपने यहाँ इलेक्शन लड़ लिया, इतना आपको वोट मिल गया, फिर आपको लगा कि दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ जाके को, और जैसे क्षेत्रवाद की बात होती है, तो अभी जो कैंडिडेट हैं कुर्डाराम जी और एक आम पार्टी, इनके अलावा तो मतलब कैंडिडेट भी का भी बड़ा इशू चलता है कि ये यहाँ के नहीं हैं। जैसे भव्य बिश्नोई तो विदेश में रहता है, तो वो इलेक्शन लड़ने यहाँ आया है, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है जेपी, वो तो कलायत काफ़ी मतलब दूर पड़ता है यहाँ से। और यहाँ पे भी मैं एक चीज़ कहूँगी, देखो मेरे को पता है कि, लेकिन ये तो सब पे लागू होगा ना। चौटाला साहब उचाना से चुनाव लड़ते रहे, उनका कोई घर क्षेत्र नहीं है, कभी शहर में आ गए लोकसभा लड़ने के लिए, उनका यहाँ कुछ नहीं है, तो बारी का और फिर उसका वो ठप्पा, तो फिर क्या लगाएं। मैं कहती हूँ कि ये बहुत ईजी जो होता है कि इनको बाहर ही कह दो, जैसे कर रहे हैं बाकी। मैं इतना मतलब बचकाना बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कि नेपाल का नहीं है वो कि हम उसको बाहरी कह दें, या वो कोई बर्मा से या कहीं सिडनी से नहीं आया है। मैं बात ये कहती हूँ कि बाहरी या कोई यहाँ का लोकल है, वो उसके काम पे माना जाए, मुद्दों पे बातचीत की जाए कि वो कितने काम पे भी। धैर्य कहने का मतलब कि फिर तो कोई बाहरी या भीतरी तो फिर पैसे वाला ही हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर हो कि 90 के 90 हलकों में उसके घर हों, ज़मीन हो, वो कहीं भी जाए कहे कि यहाँ ये तो यहाँ कई साल से इसकी ज़मीन है। तो भीतरी होने का मतलब ये है कि इलाके की जनता के साथ आप कनेक्टेड हो, वैचारिक रूप से या सामाजिक रूप से। आप जनता में कितना जा रहे हो, आप उनसे वैचारिक सामाजिक रूप से कितना जुड़े हुए, उस हिसाब से आकलन होना चाहिए कि कौन यहाँ का है और कौन थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं है जनता से। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो उसको मैं बाहरी या दूर का इसलिए मानती हूँ क्योंकि वो यहाँ रहा नहीं, जनता से कनेक्टेड है, जनता से कनेक्टेड नहीं है। जनता जो जनता उसको वोट देना चाह रही है, वो सिर्फ इसलिए चाह रही है कि उन्होंने बहुत टाइम पहले अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया मीडिया में, और ये भी एक खेल है। लेकिन इन लोगों के पास कैंडिडेट नहीं था लास्ट टाइम तक भी। नहीं, वो तलाश कर रही थी, कांग्रेस वाले किसी को टिकट नहीं मिली, उसको हम टिकट दे दें। ऐसा ही हुआ, नहीं तो वो आपको टिकट दे सकते थे बहुत पहले, आप उम्मीदवार थे, आपको टिकट दे सकते थे, नाम भी चला हुआ था। और भी बहुत लोग हो सकते हैं इनेलो के, जो आदमपुर के या हिसार के, जिनको टिकट दी जा सकती। इनेलो में कई नाम चल रहे थे और पार्टी मंथन कर रही थी, और मंथन में ये था कि कांग्रेस का कौन आए टिकट दे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये भी अगर ऐसा है तो ये देखो, स्ट्रेटजी हर पार्टी की होती है, वो हर पार्टी की होती है। और जो नाम चल रहे थे, उन्होंने बड़ा एक्सेप्ट कुर्डाराम जी के नाम को किया क्योंकि संघर्ष का व्यक्ति था, और जिनके नाम चल रहे थे हो सकता है उनकी किस्मत में और कुछ बड़ा लिखा हो। हमारी लड़ाई तो, मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं बड़ी पॉजिटिव व्यक्तित्व की धनी हूँ। मैं मतलब पॉजिटिव सोचते। हाँ, मतलब मेरा सीधा मानना है कि भैया हमारी लड़ाई तो मोदी के साथ है। ये छोटे मोटे वोट मोदी को दोगे लास्ट में जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, मैं मेरे लिए भी कहती हूँ, खुला कहती हूँ, जब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का है, मैं उसके अंदर ये बहुत चीज़ें देखूंगी कि उन दोनों में से इंसान कौन सा ठीक है, और हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए कौन सा ठीक है, क्योंकि हमें भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी है। क्योंकि आप जैसे जो नॉन संघी लोग हैं, उन्हें ये चीज़ तो एटलीस्ट समझनी होगी कि जो संघ के समर्थक हैं या जो संघी लोग हैं, हालांकि मेरे को बड़े गंदे लगते हैं लोग, लेकिन वो इंसान हैं, वो नागरिक हैं। आप उनके साथ उनसे आप घृणा नहीं कर सकते। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना, एक तो आम जनता और एक
कोई संघ में है बीजेपी में, उसमें एक फर्क तो देखना पड़ेगा ना कि कौन बीजेपी या संघ की विचारधारा से को आगे बढ़ा रहा, तो वो तो जनता का दुश्मन है मेरी नज़र में, मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम इनेलो वाले उस पर रहम करेंगे, तो मैं भविष्य के लिए भी बता देती हूँ कि नहीं करेंगे। अगर हुड्डा विपक्ष की एकता चाहता है तो 30 सीट तुम्हारे पास हैं, तुम तो चाहते हो कि इनेलो वाले तुम पे दया कर दें। भैया हम 1 सीट पे हैं, तुम हम पे दया क्यों नहीं करते? तुम उतार देते हल्का कैंडिडेट, तुम उतार देते, तुम्हारे मतलब आप ये मानते हो मजबूत कैंडिडेट है जेपी? जयप्रकाश मजबूत कैंडिडेट आप मानते हो? कांग्रेस में कैंडिडेट ही नहीं थे, कांग्रेस में कैंडिडेट ही नहीं थे। ये भी बाहर से लाना पड़ा इनको, क्योंकि यहाँ पहले ही इलेक्शन लड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहला इलेक्शन। मेरे कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जेपी मजबूत कैंडिडेट है, मैं कह रही हूँ सोशल इंजीनियरिंग की। कांग्रेस में टिकट घोड़ेला साहब भी मांग रहे थे, मंगाली वाले अशोक मंगाली वाला भी मांग रहा था, लेकिन इन्होंने ना सोशल इंजीनियरिंग देखी, इन्होंने तो वही ढर्रे पे टिकट दी है। तो अगर तुम इतना ही बीजेपी को हराने के लिए एक्साइटेड थे तो तुम ऐसे व्यक्ति को टिकट देते जो बीजेपी का वोट काटता। विपक्ष की चर्चा तो होनी चाहिए थी, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों ने बोला कि विपक्ष को एक बार बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और उसमें अपनी अकड़ को छोड़ के सभी पार्टियों को एक बार चर्चा करनी चाहिए कि हम सत्ता के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतार सके। लेकिन उसकी अपील को भी किसी ने शायद नहीं सुना। और कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान नहीं रखा टिकट वितरण के टाइम। आपकी सरकार नहीं बन जाएगी ये सीट जीत जाने से या हार जाने से, आपकी सरकार गिरनी नहीं कांग्रेस की, तो इन्हें कम से कम बीजेपी को मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। इन्होंने बीजेपी की बजाय वो किसी की तरफ से भी नहीं हो रहा है। तो मैं बात सुनो, हाँ। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, चलने दो लंबा इंटरव्यू। मैं इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जनता ये देखे कि इनेलो पार्टी एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि हम रिक्शा वाले को टिकट देंगे, हम दुकानदार को टिकट देंगे। मैं ये कहती हूँ कि तुमने आखिरकार किसको टिकट दी, जनता ने देख लिया। तुम राज्यसभा में किसको भेजते हैं, जनता ने देख लिया। इनेलो का भी एक बार आप हिस्ट्री उठा के देखो। मैं सिर्फ हिसार जिले की बात करती हूँ। रणबीर गंगवा जो आज डिप्टी स्पीकर बना हुआ है, इनेलो ने उसको राजनीति में लेके आई। इनेलो 5-7 किलो का आम किसान व्यक्ति था, जनता जानती है। वेद नारंग बरवाड़ा से विधायक बनाया, वेद नारंग जी आम व्यक्ति थे। अनूप धानक जो आज मंत्री हैं, आम व्यक्ति थे। इनेलो ने टिकट देके राजनीति में एंट्री करवाई। सुमित्रा महाजन को भेजा राज्यसभा में, रणबीर गंगवा को भेजा राज्यसभा में, और संपत सिंह 5-7 किले का आम भट्टू का जमीन किसान था, इनको बनाया वित्त मंत्री। उसके बावजूद भी इनेलो के अंदर खोट है, और आम पार्टी का ठप्पा लगते ही कोई भी कैसा भी वो आम हो जाएगा। तो ये जनता तो किसके नाम में आम आदमी है? हाँ, तो असली आम पहचाने ना। एक ऐड नहीं आती कि वो एक कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है कि असली आम किस में है, देखी होगी आपने टीवी पे। तो जनता भी ये देखे कि असली आम कौन है। नाम आम रखने से आम नहीं हो जाता। आम लोगों को टिकट देने का काम हमेशा इनेलो पार्टी ने किया। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुर्डा राम जी जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबसे आम व्यक्ति हैं। अगर आप वाकई चाहते हो, सबसे मजबूत है, ऐसा ही बोल दो। मजबूत तो है, मजबूत हैं तभी 40 साल से जनता के बीच में सड़क पे खड़े हैं। मतलब वोट में मजबूत है या नहीं है उस पर चर्चा करने की बजाय आम लोगों की जो मुद्दों की बात कर रहा है, मैं उसको तरजीह देना चाहूंगा कि वो मजबूत है। वो कोई भी कैंडिडेट हार सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आम जनता में आम लोगों की बात करे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बिना विधायक बने कुर्डा राम जी ने जो जल संघर्ष आंदोलन किया था इस क्षेत्र के किसानों के लिए, और लगभग 300-350 करोड़ की योजनाएं मंजूर करवाई बिना विधायक हुए या बिना जिला पार्षद हुए भी। आज इनसे 58 करोड़ मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जो सरकार हैं वो देना नहीं चाहते। तो अगर जनता को ये लगता है कि ये कुलदीप अगर सत्ता में इसका सिर हो जाएगा तो ये हल्के में काम हो जाएंगे, भैया जिसकी 10 सीट है उसकी बिरान मट्टी काम के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की कुलदीप ने, उसने अपने उस फायदे के लिए की, जो राजनीतिक पार्टियां बोल रही साफ। इनसे मुआवजे के 58 करोड़ रुपए दिए नहीं गए, और बात करते हैं कि हम 550 करोड़ की योजनाएं ले आए। ठीक है, और जनता इतना तो सोच ले कि ये 1 सीट अगर कुलदीप ले लेता है और कहता है कि भाई फिर हम काम करवा देंगे, तो भैया इस बीजेपी ने तो 10 सीट वाले दुष्यंत की दुर्गति कर रखी है। तुम 1 सीट पे राज बाल रहे हो क्या? बहुत बड़े वहम में हो, ये मैं कहना चाहूँगा। तो अन्नू सूरा हमारे साथ थी और विस्तार से हमने बातचीत की है।
वोट आप किसको दोगे किसको नहीं दोगे वो आपका काम है, लेकिन फिर भी आपको मुद्दों पे जरूर वोट देना चाहिए। मुद्दों की जो राजनीति है कि 5 साल आप जो लगातार लड़ते रहते हो कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, मिड डे मील को अच्छा वेतन चाहिए, आशा वर्कर को अपना वेतन चाहिए, आंगनबाड़ी वाले लड़ रहे हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो फिर आप वही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे, पार्टियों के नाम पे वोट देते हैं। आपको किसी भी कोई भी पार्टी का उससे जवाब मांगना चाहिए कि वो 5 साल आपके सुख दुख में शामिल था या नहीं था, आपके मुद्दों पे आज वोट मांग रहा है या नहीं मांग रहा। नहीं तो आप किसी को मजबूत करते रहिए, मजबूत होकर ऊपर चला जाता है और फिर आपको ही लूटता है और आपके खिलाफ नीतियां बनाता है। तो